पंदलम एनएसएस कॉलेज के प्राचार्य वेणुगोपाल जी, आईक्यूएसी कन्वीनर मेरा मित्र है जय कुमार जी, विभागाध्यक्षा हिंदी विभाग की अध्यक्षा उषा कुमारी जी, मेरे प्रिय मित्र शीला और लक्ष्मी और बाकी अन्य सदस्यों, प्रिय छात्र छात्राओं, सभी को प्रणाम। पिछले महीने मैंने शीला को हमारे कॉलेज के एक वेबिनार में रिसोर्स पर्सन के मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया था, लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि यह बात बूमरैंग की तरह मेरी ओर आ जाएगी। और जब शीला ने मुझसे वेबिनार के बारे में बता दिया, उस वक्त मैंने कहा था मुझे ज्यादातर कविताएं पसंद है, मैं कविता पर कुछ कहूंगी। और बाद में उषा जी ने मुझे फोन करके बताया कि हम लोगों ने तय किया है कि प्रेमचंद पर ही बातें हो। और उस वक्त मैं हैरान हो गई, क्योंकि प्रेमचंद और उनकी रचनाएं तो एक महासागर के समान है। ये महासागर के सामने मैं उससे अंजुलि भर पानी लेकर ही खड़ी हूं। और मैं क्या बताऊं कि प्रेमचंद के बारे में, क्योंकि मैं डरती थी प्रेमचंद से। इसे शाब्दिक अर्थ में मत लेना। और मैंने सोचा कि प्रेमचंद के बारे में कुछ और तरीके से बातें करूं, क्योंकि प्रेमचंद के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम में भी है और अनुवाद के द्वारा सभी लोग जो हिंदी नहीं जानते हैं वे भी प्रेमचंद के बारे में जानते हैं, प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में जानते हैं। और इस तरह सोचने पर मैंने सोचा कि प्रेमचंद के अनुवाद के बारे में कुछ जानकारी मुझे है, वह आप सबके साथ बांट दूं। और जैसा कि मैंने सोचा था, ये प्रेमचंद के अनुवाद के बारे में बताना आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं था, क्योंकि भीतर भीतर जाने से जितनी गहरी है प्रेमचंद की रचनाएं, उतनी गहरा है उनका अनुवाद भी। क्योंकि भारत की भाषाओं में नहीं, विदेशी भाषाओं में भी प्रेमचंद का अनुवाद हो चुका है, और बहुत पहले से ही हो चुका है। और ये सब जानना जरूरी है। और ये बात है, जितना हम भारतवासी प्रेमचंद को पहचानते हैं, चाहते हैं, उनकी रचनाओं से उन्हें कितना हम चाहते हैं, उसी तरह ये विदेशी भाषा भाषी लोग भी करते हैं, क्योंकि वे भी प्रेमचंद को चाहते हैं, भारत को चाहते हैं, और भारत में क्या हो रहा है ये सब ये साहित्य के द्वारा पहचानना चाहते हैं। और ज्यादातर मेरा अनुभव भी है, विदेशी लोग जहां भारत के प्रति, जिनके दिल में भारत के प्रति श्रद्धा है, प्यार है, वे हमें भी प्यार करते हैं और हमें भी प्यार दिखाते हैं, हमारे प्रति भी प्यार दिखाते हैं। और उनके अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हो चुका है। और इसमें जाने से पहले मैं प्रेमचंद के बारे में जरा सोचना चाहती हूँ, बस सोचना चाहती हूँ, गहराई में नहीं, क्योंकि प्रेमचंद की रचनाएं इतने कम उम्र में उन्होंने कई उपन्यास और 250 से ऊपर कहानियां, अन्य निबंध, नाटक, सब कुछ लिखकर साहित्य भंडार की वृद्धि किए है। और अगर वे कुछ और साल जिए तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये तो हिंदी का हिंदी साहित्य को ऐसा भाग्य नहीं होगा। फिर भी
जितनी रचनाएं उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को प्रदान की है, वे सब एक से बढ़कर एक है। भारत के जनजीवन कैसा है, सामाजिक जीवन कैसा है, और राजनीतिक जीवन कैसा है, और हमारी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, ये सब किस तरह की है, इसके बारे में वे उन्होंने बताए हैं। साहित्य के द्वारा एक राष्ट्र की संस्कृति ही बाहर के लोगों के सामने प्रस्तुत हुई है। ये सब अनुवाद के द्वारा ही संभव हुआ है। यहाँ अनुवाद की महत्ता को भी देखना चाहिए, क्योंकि अनुवाद नहीं संभव होता तो ये सब यही रह चुके होते। और पहले मैं मलयालम भाषा से ही शुरू कर देती हूँ। मलयालम में प्रेमचंद के कई अनुवाद हुए हैं, और ये तो पहले यानी एक पिछले शताब्दी की बात है, एक प्रकार कहूं तो, क्योंकि 1900 में ये सब संभव हुआ है, और उसका एडिशन आज भी निकल रहा है। और उनमें से कुछ व्यक्तियों के नाम मैं बताना चाहती हूँ कि प्रेमचंद के 11 उपन्यास और बहुत कुछ कहानियों का अनुवाद मलयालम में हो चुका है। के दिवाकरन पोटी, वीपी जोसफ, कृष्णदेव चौधरी, जीएस धारा सिंह, एच वेंकटेश्वरन, पी शंकर, प्रोफेसर एमके सुकुमारन नायर, प्रोफेसर एमए करीम, लीला सरकार आदि इनमें प्रमुख है। और भी लोग होंगे, लेकिन ज्यादातर पहचानने वाले ये सभी हैं। और दिवाकरन पोटी ने उनके उपन्यासों का तथा कई कहानियों का अनुवाद किए हैं। दिवाकरन पोटी के बारे में कहें तो वे खुद हिंदी अध्यापक है, और वे भाषा प्रेमी है। जैसे हम प्रेमचंद को हिंदी में पढ़ते हैं, वैसे ही अनुवाद में भी पढ़ सकते हैं। वे मूल रचना की रचना वैशिष्टि तथा उसकी भंगिमा को वैसे ही प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। प्रेमचंद के रचना संसार का परिचय इन्हीं लोगों के द्वारा ही हुआ है, और यह मलयालम भाषा भाषी के लिए वरदान भी है, क्योंकि कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये सारे अनुवाद लोकप्रिय हैं। और उनके प्रेमचंद के रचना काल भारत के स्वतंत्रता के पहले का है, और उन्हीं परिस्थितियों का चित्रण वैसे ही उनकी रचनाओं में है। और कृषक जीवन जिस तरह से उनकी रचनाओं में चित्रित है, वह सब उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में एक समान है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति पूरे भारत भर में एक समान थी। और इसी कारणवश प्रेमचंद जिस वातावरण में रचनाएं करते रहे, वही वातावरण से सब लोग परिचित थे। और कृषक लोग जितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, ये भी सब जानते हैं। और यही कारणवश मलयालम में प्रेमचंद का अनुवाद आया, तब उसे समझने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई। और उसी तरह दिवाकरन पोटी जी को भी उसका अनुवाद करने में भी ज्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ी। मैं कुछ उदाहरण भी दे देती हूँ, बस किस प्रकार है प्रेमचंद की रचना में, प्रेमचंद के उपन्यास में उन्हें किस प्रकार उन सबका अनुवाद हुआ है।
देखती हूँ। निर्मला में से निकालूं या ओके, निर्मला में से भुवन मोहन कहा ऐसी जगह शादी करवाएं कि खूब रुपये मिले, और न सही 1 लाख का तो डॉल हो, वहां अब क्या रखा है, वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा। इसका अनुवाद देखिए, ധാരാളം പണം കിട്ടുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും, ചുരുങ്ങിയത് 1 ലക്ഷമെങ്കിലും കിട്ടണം, അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട്, വക്കീലാണെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയി, കിഴവിയുടെ കയ്യിൽ എന്തിരിക്കുന്നു। तो निर्मला के साथ जिसकी शादी तय हुई थी उसका कथन है। ये सब यानी निर्मला में मासूम कली के समान पलने वाली लड़कियों के बारे में, लड़कियों के जीवन की कालिमा, वह तो दहेज है, उसके बारे में बताया गया है। ये दहेज तो एक अभिशाप है, आज भी है, किसी न किसी रूप में मौजूद है, पहले जैसा तो नहीं तो वह रूप रंग बदलकर आज भी इस जमाने में भी मौजूद है। और निर्मला में जिस प्रकार दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की कुरीतियों का चित्रण हुआ है, वैसा ही अनुवाद में भी है, और हम मलयालम भाषा भाषी उसे बहुत जल्दी से समझ भी सकते हैं। और भी उदाहरण है, ये तो कफन से है, और वो देखिए, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाने जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा होना कोई अचरज की बात नहीं। ये खीसू और माधव के आलसी होने का कारण बता रहे हैं। उसका अनुवाद, പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകരെക്കാൾ അലസന്മാരായ ചെകുത്താന്മാർ ജീവിതാനന്ദം നുണഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജുഗുപ്സാവഹമായ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ മാധവനെ പോലുള്ള നരാധമന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയില്ല। तो कुछ अलग तरीके से है, फिर भी जो संदेश प्रेमचंद देना चाहते थे वही संदेश यहाँ पहुंच पाया है। देखिए, ये पहले वाले अनुवाद में और इसमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आशय में कोई बदलाव नहीं है। जिस तरह प्रेमचंद के दिल में मानव मन की गहराइयों तक जाने की क्षमता है, उसी तरह अनुवाद में भी प्रतिफलित होता है। और कुछ देखती हूं, बस एक और उदाहरण बताकर मैं ये मलयालम समाप्त कर देती हूं। ये भी निर्मला से है। അന്നു തന്റെ ഗാഠമായ സ്നേഹത്തിന് ശക്തമായ തെളിവ് वेरी सॉरी पहले मलयालम में गई। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई कि निर्मला के मर्मस्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उसकी यह आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई, बल्कि पहले तो वह कभी कभी उनसे हंसकर बोला भी करती थी, अब बच्चों ही के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे। അന്ന് തന്റെ സ്നേഹത്തിന് ശക്തമായ തെളിവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിർമ്മലയുടെ മർമ്മസ്ഥാനത്ത് തനിക്ക് സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോത്താറാം വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസം തെല്ലുപോലും യഥാർത്ഥമായില്ല. മുൻപൊക്കെ അവൾ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോട് സന്തുഷ്ട ഭാവത്തിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ ലാളിക്കുന്നതിലും പരിചരിക്കുന്നതിലും മാത്രമായി ശ്രദ്ധ। तो बहुत अच्छा अनुवाद है। इसी तरह और भी बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन मैं मलयालम में कितने अनुवादक है उनके बारे में बताना चाहती, किताबों के बारे में भी। यानी दिवाकरन पूटी जी ने उनकी कई
उपन्यासों का अनुवाद किया है। अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र का भी अनुवाद किया है उन्होंने। 1949 में वंचना और 1952 में निर्मला, 1953 में गोदानम और 1954 में वरदानम, वही उसी वर्ष में भी सेवा सदनम और 1958 में प्रतिज्ञा, 1956 में प्रेमाश्रम और 1962 में कायाकल्पम, 1963 में कर्मभूमि, 1976 में रंगभूमि, उसी वर्ष में मंगलसूत्र का भी अनुवाद किए हैं। ये सब दिवाकरन पोटी द्वारा किए गए अनुवाद है। उन्होंने कुछ एक कहानियों का भी अनुवाद किए हैं। और गबन का एम कुमारन द्वारा भी 2000 में अनुवाद हुआ है। और चौधरी जीबी सिंह का अनुवाद जेल नामक कहानी का हुआ है। और शायद उसके साथ और कुछ कहानियों का भी अनुवाद हुआ होगा, लेकिन ये तो प्राचीनतम अनुवाद है, 46 में हुआ है ये। और एच वेंकटेश्वरन द्वारा प्रेमचंदिന്റെ ചെറുകഥകൾ, इसी नाम से प्रेमचंद की कुछ कहानियों का अनुवाद हुआ है। और पी शंकर द्वारा प्रेमचंदिന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കഥകൾ, यही नाम से भी अनुवाद हुआ है। और ई के दिवाकरन पोटी द्वारा प्रेम पंचमी नाम से भी अनुवाद हुआ है। और मन्नडिंज मांगल्यम नामक एक अनुवाद भी दिवाकरन पोटी द्वारा हुआ है। और प्रेमचंद पर कई किताबें हैं। प्रेमचंदिന്റെ कथा, इसका रचनाकार है तिरुवार्प एन.आर. पिल्लई। और प्रेमचंद के बारे में तुंबमन तंगपन जी ने भी लिखे हैं। और प्रोफेसर एम.के. सुकुमारन नायर द्वारा प्रेमचंद नाम से प्रेमचंद पर स्टडीज हैं, यानी उनका परिचय दिया हुआ है। और प्रोफेसर पी बालकृष्णन नायर द्वारा प्रेमचंद जीवितवुम कृतिकलम, यही नाम से भी उन पर क्रिटिसिज्म है, विश्लेषणात्मक निबंध है। और डॉक्टर एम.ए. खरीन द्वारा उनका शोध ग्रंथ भी है और उन्होंने उसे पुस्तकाकार में भी प्रकाशित किए हैं, प्रेमचंदुम तकड़ीम। ये सब मलयालम में लीला सरकार द्वारा भी प्रेमचंद की कुछ कहानियों का अनुवाद हुआ है। और इस तरह प्रेमचंद मलयालम में सुरक्षित है और हमारे हाथों में सुरक्षित है। और मैं भारतीय भाषाओं की ओर चलते हैं। और हमारे निकटवर्ती और संपर्क में आने वाली भाषा है तमिल। लेकिन तमिल में जिस व्यक्ति ने प्रेमचंद का अनुवाद किया है उसके बारे में ज्यादातर जानकारी नहीं है। लेकिन एक अनुवाद है मन वासल, वो रमेश कुमार द्वारा हुआ है, लेकिन किस रचना का है वह पढ़ने से ही पता चलेगा। इतनी जानकारी है तमिल के बारे में। और तेलुगु में बहुत सारे अनुवाद हैं, यानी मनोरमा, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उपन्यासों का अनुवाद है। ये सब पोलू शेषगिरी राव द्वारा संपन्न हुआ है। उन्होंने ही इतनी सारी रचनाओं का अनुवाद किए हैं। मराठी की ओर आते हैं। मराठी में दिनकर सक्रिकार द्वारा प्रेमचंद की 23 कहानियों का अनुवाद हुआ है। निबिड़क प्रेमचंद नाम है पुस्तक का, यही नाम से प्रकाशित हुआ है और उससे ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। और बंगला में भी प्रेमचंद का अनुवाद हुआ है। वहां 2 व्यक्ति, खास तौर पर 2 व्यक्ति, यानी रखल चंद्र चौधरी एंड शीला चौधरी, इन्होंने
प्रेमचंद की रचनावली का अनुवाद किए हैं, इन दोनों ने मिलकर। उसमें से शीला चौधरी ने कफन और शतरंज के खिलाड़ी का अनुवाद सबसे पहले किए थे, और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर प्रेमचंद रचनावली प्रकाशित किए हैं। और बहुत ही प्रेमचंद के 110वीं जन्म समारोह में प्रकाशित किए हैं। और भी है, सौरेन दत्ता द्वारा प्रेमचंद्र गल्पो समग्र नाम से प्रेमचंद की रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। और गोबा बख्शी द्वारा शतरंज के खिलाड़ी का और प्रियरंजन सेन द्वारा गोदान का भी अनुवाद बंगला में हुआ है। और अब तो हम निकटवर्ती और हमारी अपनी भाषा जैसी अंग्रेजी में चले जाते हैं, और प्रेमचंद की रचनाओं का अंग्रेजी अनुवादों के बारे में हम बातें करेंगे। और सेवा सदन का डॉक्टर स्नेहल सिंघवी द्वारा अनुवाद संपन्न हुआ है। और आमिना अफसर द्वारा बाजारे हुस्न का भी अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है, कॉटन नाम से अनुवाद हुआ है। और प्रेमचंद के संपूर्ण कहानियों का अनुवाद कई लोगों से करवाकर उन्हें संपादित करके जामिया मिलिया इस्लामिया के अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर असदुद्दीन ने प्रकाशित किए हैं। वो प्रेमचंद द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज नाम है। वो प्रेमचंद द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज कई लोगों को बुलाकर उन्हें ये काम सौंप कर उन्हीं द्वारा ये सब संपादित किए हैं, सब हुए हैं। और दिनेश वर्मा द्वारा प्रेमचंद के 10 कहानियों का अनुवाद हुआ है। देखते शतरंज के खिलाड़ी के द चेस प्लेयर्स नाम से, और नमक का दारोगा द इंस्पेक्टर ऑफ सॉल्ट, और बड़े भाई साहब द एल्डर ब्रदर, पंच परमेश्वर द डिवाइन आर्बिटर, कफन द शाउड, माँ मदर, देवी द गॉडेस, पूस की रात ए विंटर नाइट, ठाकुर का कुआं द वेल ऑफ द ठाकुर, कप्तान साहब द कैप्टन साहब, ये सब दिनेश वर्मा द्वारा अनुदित ग्रंथ है। और उसका नाम है द डिवाइन आर्बिटर एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज। ये सब तो किंडल ई बुक में ही रिलीज हुआ है। और फ्रांसिस डब्ल्यू पिचेट द्वारा कफन का यानी उर्दू और हिंदी से ही उन्होंने अनुवाद किए हैं, और किसी अन्य अनुवाद से नहीं, उर्दू और हिंदी से ही उन्होंने अनुवाद किए हैं। कफन का द शाउड नाम से अनुवाद किए हैं। और भी लोग हैं, अरविंद गुप्ता द्वारा, वे भी प्रेमचंद के कई कहानियों का अनुवाद किए हैं, यानी विध्वंस, जुर्माना, गुरु मंत्र, मुक्ति मार्ग, पूस की रात का टाइटल अलग है, यानी जनवरी नाइट दिया गया है, मोटर के छींटे, कार स्प्लैशिंग, 2 बैलों की कथा, 2 बुllocks, ठाकुर्स वेल, द वेल ऑफ ठाकुर नहीं, बड़े भाई साहब सेम है, नादान दोस्त, द नेम फ्रेंड्स, गरीब की हाई, पावर ऑफ ए कर्स, इन्हीं नामों से अनुवाद किए हैं। और इस शतरंज के खिलाड़ी और कफन का कई अनुवाद हुए हैं। डेविड रूबिन, आलोक राय, क्रिस्टोफर किंग ने शतरंज के खिलाड़ी का अनुवाद किए हैं द चेस प्लेयर्स नाम से। और आलोक राय प्रेमचंद का पोता है, उन्होंने निर्मला का भी अनुवाद किए हैं, वैसे ही निर्मला नाम से ही किए हैं। और शब्दिदा पारिक ने 10 कहानियों का अनुवाद किए हैं, अंग्रेजी में किए हैं। और परस हयानंद द्वारा प्रेमचंद की कहानियों का अनुवाद संपन्न हुआ है। और सीएल खत्री और राम भगवान सिंह द्वारा
प्रेमचंद की कहानियों का अनुवाद हुआ है। ये ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद, ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद नाम से इन सबका अनुवाद हुआ है। और कुछ अनुवाद भी है प्रेमचंद के, यानी गोदान का अनुवाद हुआ है जय रतन द्वारा, द गिफ्ट ऑफ ए काउ नाम से। और पी लाल भी है, ये दोनों है, जय रतन और पी लाल द्वारा भी गोदान का अनुवाद हुआ है। और गॉर्डन सी टोडरमाल द्वारा भी अनुवाद हुआ है, और उनका अनुवाद को आदर्श अनुवाद मानते हैं, क्योंकि यह अनुवाद, उनका अनुवाद, टोडरमाल का अनुवाद तो गोदान के बहुत निकटवर्ती है। और गबन का क्रिस्टोफर किंग द्वारा अनुवाद हुआ है। और निर्मला का भी सेकंड वाइफ नाम से डेविड रूबिन द्वारा अनुवाद हुआ है। और पहले तो निर्मला का सेकंड वाइफ नाम से अनुवाद हुआ था, और बाद में आलोक राय ने उसे निर्मला नाम से अनुवादित किया। और रंगभूमि का भी क्रिस्टोफर किंग और मधु जैन द्वारा अनुवाद हुआ है, और रंगभूमि का भी अनुवाद हुआ है प्रेमचंद का अंग्रेजी में। और कई लोग भी इक्के दुक्के अनुवाद करते रहते हैं। वैसे ही मैंने भी एक कहानी का मलयालम में अनुवाद किया है, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ है, मेरे पास है। इस तरह कई लोग करते होंगे। अब मैं और विदेशी भाषा में प्रेमचंद का अनुवाद किस प्रकार हुआ है, किसने किया है, ये सब बताती हूँ। तो पहले रशियन लैंग्वेज में, रूस में तो 1920 से ही भारतीय साहित्य का अनुवाद शुरू हुआ था। 1920 से ही भारत के साहित्य का अनुवाद, यानी हिंदी का ही नहीं, बंगला का और अन्य भाषाओं का अनुवाद शुरू हुआ था। और रूस में बरानिको ने प्रेमचंद का परिचय रूसी जनता के सामने कराया था, वह भी टॉल्स्टॉय के अनुवादक के रूप में। प्रेमचंद भी अनुवाद करते थे, और प्रेमचंद ने टॉल्स्टॉय के अनुवाद किए थे। और प्रेमचंद का परिचय बरानिको ने टॉल्स्टॉय के अनुवादक के रूप में पहले ही रूसी जनता के सामने किए थे। और इसमें कुछ है, यानी बरानिको द्वारा बाल लीला नामक प्रेमचंद का अनुवाद किए हैं। और किससे, ये तो ठीक तरह से मालूम नहीं, ये सब तो 1927 में हुआ था। और 1950 के समय, यानी बरानिको ने प्रेमचंद का परिचय रूसी जनता के सामने करने के 20-30 साल बाद, 20 साल से ज्यादा बाद, यानी रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान, वरदान आदि का अनुवाद रूसी में होने लगे। लेकिन कुछ कुछ तो अंग्रेजी अनुवाद से रूसी में अनुवाद किया गया था, और कुछ तो उर्दू और हिंदी से। और B.I. बालिन वे से बहुत प्यार करते थे, और भारत के बारे में सीखते रहे। और उन्होंने अपना शोध ग्रंथ प्रेमचंद को ही समर्पित किया था। इट वॉज डेडिकेटेड टू प्रेमचंद। और प्रेमाश्रम और गोदान का भी अनुवाद किया है। और प्रेमचंद पर एक शॉर्ट स्टोरी राइटर नाम से उन्होंने प्रेमचंद पर एक किताब भी प्रकाशित किए थे। और एंटोनोव द्वारा 1955 में प्रेमचंद की 4 कहानियों का अनुवाद हुआ था। और भी अनुवाद हुए हैं। एन एनिकी और यू लॉरिनेको द्वारा प्रेमचंद की कहानियों का अनुवाद हुआ है, यानी गिल्ली डंडा का अनुवाद हुआ है। इग्रीज चिजिक, ये तो रूसी नाम है। अब 2 बैलों की कथा, स्टोरिया दो बोलो, और ठाकर का कुआं,
कवोडिटिस थकूरा। वे इस प्रकार कवोडिटिस नहीं, वो तो अलग तरीके से बातें करते हैं। कवोडिटिस थकूरा। एक मिनट। मेरे घर में बहुत सारी बिल्लियां हैं, एक तो मेरे कमरे में भी थी, माफ कीजिएगा। और कवोडिटिस थकूरा, ओके, वही नाम है। और एपी बरानिको ने साउथ का उक्रेन में अनुवाद किया था। उक्रेन में साउथ नामक कहानी का अनुवाद कब नाम से हुआ। ये तो CABT है, प्रोनाउंसिएशन कब, कब नाम से हुआ। और रूसी में एम एंटोनोव ने साउथ का अनुवाद किया। विचरया जहना, वही है रूसी नाम, विचरया जहना यानी सेकंड वाइफ है। उसी नाम से उन्होंने अनुवाद किया था। और निर्मला का अनुवाद हुआ है, यानी अन्य कहानियों के साथ रसघासी नाम से अनुवाद हुआ था, वह भी 1958 में। और बालिन ने दुनिया के सबसे अनमोल रत्न का सन्नप्रगत सन्नमीरिया नाम से अनुवाद किया। उसका नाम भी ऐसा ही है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न सन्नप्रगत सन्नमीरिया। और गोदान, गोदान का वोस्दयान्ये, वोस्दयान्ये नाम से, रूसी नाम है, वोस्दयान्ये नाम से अनुवाद किया है। बाद में एक गोदान नाम को हटाकर होरी नाम से क्रशिनिको और यू लावरिनिको ने अनुवाद किया। यानी पहले गोदान को वोस्दयान्ये नाम से अनुदित किया गया और बाद में होरी नाम से एक क्रशिनिको और लावरिनिको ने अनुवाद किया। और कर्मभूमि का पोले बिचुक, वही रूसी नाम है, पोले बिचुक, यह राबिनोविच द्वारा अनुदित है। ये कर्मभूमि 1958 में। और प्रेमचंद के रचनाओं का अंतिम संस्करण तो 1950 के बाद हुआ है, वह भी इस्ब्रनो नाम से है। वो 717 पृष्ठों वाली किताब है, तो 717 पृष्ठों वाली किताब है। और रूसी भारत की, यानी रूस और भारत की मैत्री का उदाहरण है ये। रूसी जनता और भारतीय जनता के दिल में एक दूसरे के प्रति लगाव था और मैत्री भावना थी, और ये राजनीतिक क्षेत्र में भी साफ नजर आई थी। इसी के कारणवश ये सब संभव हुआ था। और भी है, यानी कुछ साउथ का ही कुछ और कहानी का ही और अनुवाद भी है, यानी बरानिकोव द्वारा साउथ का अनुवाद हुआ है। और उसमें जो रूसी नाम याद नहीं, वन ऑफ सेवरल वाइफ्स ऑफ ए हस्बैंड, ऐसे नाम से ही अनुवाद हुआ है। देखिए साउथ के बारे में क्या क्या अनुवाद होते हैं। और USSR के पतन के बाद, सोवियत रूस के पतन के बाद, ये भारत के प्रति ये मैत्री भाव, या जो जनता के दिल में जो मैत्री भाव था वह कम होता रहा। लेकिन आजकल उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, प्रेमचंद पर विचार विमर्श होने लगा है, और कफन का अनुवाद अब भी होता है। निकिता गुरेव द्वारा कफन का अनुवाद हुआ है। ये सब बार बार होता रहता है, एक ही कहानी का, एक ही उपन्यास का अनुवाद बार बार होता रहता है। और कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इन ट्रांसलेटिंग। तो एक दो उदाहरण दूंगी। यानी प्रेमचंद की कहानियों में रक्षाबंधन के पर्व के बारे में है,
और रक्षाबंधन के पर्व के बारे में जिक्र है तो रूसी जनता रक्षाबंधन के पर्व के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वे उससे परिचित नहीं है। इसलिए जब अनुवाद हुआ उसमें तो ऑन ऑफ द फेस्टिवल्स, वाइल ऑन ऑफ द फेस्टिवल्स ऐसा कहा गया है। यानी घर में मिठाई बनाने की बात है, मीठी भात बनाने की बात है, उस वक्त रक्षाबंधन के अवसर नहीं, ड्यूरिंग ऑल ऑफ दी फेस्टिवल्स ऐसा कहा है। और वैसे ही अंग्रेजी में भी है ये हुक्का, कफन में जो हुक्का बताया गया है उसे विदेशी जनता नहीं जानते हैं, इसलिए उसका पाद टिप्पणी में उसका विवरण देना पड़ता है, या वैसे ही उसे कुछ अलग तरीके से अनुवाद करना पड़ता है। और उसी तरह और भी है, भगवान की दया से कुछ, यानी ये दो बैलों की कथा में भगवान की दया से या भगवान की दया है, भगवान की दया है ये वाक्य का इट्स गॉड्स मर्सी है, लेकिन रूसी अनुवाद में प्रेज द लॉर्ड ऐसा बनाया गया है, यानी स्लोवा बुगु, यानी प्रेज द लॉर्ड, भगवान की दया है नहीं, प्रेज द लॉर्ड। इस तरह की थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आया है, फिर भी रूस में कई अनुवाद संभव होते रहते हैं। यानी और बहुत सारे रचनाएं हैं और रचना में आने वाली दिक्कतों के बारे में भी बताया गया है। और सज्जनता का दंड, उसका भी रूसी अनुवाद हुआ है एल.डी. हैंड्रोव द्वारा। और संग्राम, प्रेमचंद का नाटक संग्राम का भी वी.एम. बस्कौनी द्वारा अनुवाद हुआ है। यानी ये वी.एम. बस्कौनी ने हिंदी, उर्दू, रूसी, हिंदी रूसी और रूसी हिंदी शब्दकोश भी बनाए हैं। और संग्राम नाटक के टिप्पणी भी कई लोगों ने लिखे हैं। और दो बैलों की कथा जिन जिन रूसी लेखकों ने अनुवाद किए थे उनमें एम. एंटोनोव का अनुवाद ही सबसे निकट है, यानी दो बैलों की कथा यानी मूल रचना के सबसे निकट है, वह है एंटोनोव द्वारा संपन्न अनुवाद। इस तरह रूस में प्रेमचंद का कई अनुवाद हुए हैं और प्रेमचंद के जरिए वे लोग भारत के संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ियां, इन सब का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद हम जर्मन ट्रांसलेशन की ओर चले जाते हैं। जर्मन भाषा में भी कई अनुवाद हुए हैं और इसमें यानी ऑफबो वर्लांग बेर्लिन द्वारा अनुवाद हुए हैं जर्मन में, वह भी अंग्रेजी अनुवाद से ही उन्होंने अनुवाद किए हैं। यानी ए हैंडफुल ऑफ व्हीट, सवासेर गेहूं का अनुवाद एंड अ हैंडवूल वेजल, इसी नाम से किया है। और शतरंज के खिलाड़ी का दे शॉफपीलर, द शॉफपीलर, और कजाकी का कजाकी नाम से है। और डिक्री के रुपए दास होटल, वही नाम से अनुवाद हुआ है। बड़े खर की बेटी दे टोटराना फोनिमा फैमिली, वही नाम से अनुवाद हुआ है। और समर यात्रा का दरगो मार्च, दरगो मार्च, बैटल मार्च, ऐसे है, ऐसा अनुवाद हुआ है। और ईदगाह का ईदगाह, वही नाम है। और सुजान भगत का सुजान डर फ्रेम, और नमक का दारोगा दर साल्स इंस्पेक्टर, दर साल्स इंस्पेक्टर नाम से अनुवाद हुआ है। और ईश्वरीय न्याय हिमलिश गरिष्ठिकट, यही नाम से अनुवाद हुआ है। और पंच परमेश्वर का दर डोरफ्रिस्टर नाम से
पंच परमेश्वर का अनुवाद हुआ है। और पूस की रात का अनुवाद हुआ है, पूस की रात का अनुवाद हुआ है एल विंटर नॉट, ए विंटर नाइट, एल विंटर नॉट। और कफन का द श्राउड, उसका डास लाइसन टू, वही नाम से अनुवाद हुआ है। और ठाकुर का कुआं, डर बेनल ठाकुर, इसी नाम से अनुवाद हुआ है। यह सब अंग्रेजी अनुवाद से ही जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ है। अंग्रेजी को ही सहारा, अंग्रेजी के सहारे ही ये काम संपन्न हुआ है। और उसके बाद हिंदी से जर्मन भाषा में अनुवाद होने लगे। अभी W.A. ऑली, ऑली द्वारा हिंदी से जर्मन भाषा में अनुवाद होने लगा। दी बालक, दस खिंड, वही नाम से बालक, वह हिंदी से या उर्दू से ही ये अनुवाद है। और निर्मला, निर्मला का अनुवाद नरगोड गैस्टाफ ने किया है। और गोदान आरीन जहरा ने अनुवाद किया है। और दो बेल, दो बेल का जय ऑक्सन, जय ऑक्सन नाम से अनुवाद हुआ है। और शतरंज के खिलाड़ी दे शाक्सवीलर, ये दोनों यानी दो बैलों की कथा और शतरंज के खिलाड़ी का अनुवाद उर्सुला रोथन ने की है। और कॉर्नाट म्यूजिक चेस प्लेयर्स का अनुवाद किया है। उन्होंने चेस प्लेयर्स यानी शतरंज के खिलाड़ी है, उसका अनुवाद किया है द शाक्सवीलर, यानी हिंदी से ही किया है, फिर भी ये चेस प्लेयर्स का अनुवाद किया है। और मोटर की छींटे, वो तो ऑटो स्पेसर। और ठाकुर का कुआं, और पूस की रात, सवासेर गेहूं, नशा, नशा के लिए डरौश नाम से अनुवाद हुआ है। और जुलूस, द डेमोन्स्ट्रेशन नाम से जुलूस का अनुवाद हुआ है। और कफन का भी अनुवाद हुआ है, आत्माराम का अनुवाद हुआ है। और जादू, द बित्सा फोसा, यही नाम से अनुवाद हुआ है। और मनोवृत्ति का भी अनुवाद हुआ है, दस नेचुरल अनहोहर, यही नाम से मनोवृत्ति का अनुवाद हुआ है। और मोतीराम जी शास्त्री, उसका भी अनुवाद हुआ है। और दो बैलों की कथा का भी अनुवाद हुआ है। ये सब हिंदी से या उर्दू से ही अनुवाद हुआ है। इस तरह जर्मन में प्रेमचंद की कई कहानियों का और उपन्यास का अनुवाद हुआ है। आप स्पेनिश अनुवाद के बारे में कुछ बताते हैं। वहां तो ज्यादातर अनुवाद नहीं हुआ है, क्योंकि स्पेन का भारत से कोई अन्य तरह का संबंध नहीं है। भारत में भारत उनका उपनिवेश नहीं रहा है और उनसे ज्यादा संपर्क भी नहीं हुआ था, इसलिए स्पेनिश अनुवाद बहुत कम है। और फिर भी दो अनुवाद है, यानी अल्वारो एंटोरिया द्वारा प्रेमचंद की कुछ कहानियों का अनुवाद हुआ है। और एंटोलेशिया द कंथोस, वही है अनुवाद का नाम। प्रेमचंद की कुछ कहानियों का अनुवाद है ये एंटोलेशिया द कंथोस। वो तो 2002 में और 2012 में हुआ है। और ला इंडिया लेसिंतो, लेसिंतो कैब्लिस ऑस्ट्रोस कंथोस, ऐसे इसका उच्चारण ऐसा है या नहीं, ये कोई जर्मन जान कीजिएगा। ये तो 2010 में हुआ है। ये भी प्रेमचंद के, यानी उसका अंग्रेजी अनुवाद इज समथिंग डिफरेंट, द अनटचेबल्स एंड अदर स्टोरीज या अदर टेल्स, यानी जादे पर जोर दिया है।
तौर से हम कहते हैं कि हम ऐसा नहीं है, सबको समान रूप से देखने वाले हैं, लेकिन सच तो ऐसा नहीं है। इसलिए तो ये रिजर्वेशन, आरक्षण देना पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ ये आरक्षण को निकाल दीजिए और जाति लिखने का कॉलम भी हटा दीजिए, तो भारत अपने आप विकास की ओर अग्रसर होगा। बस ये तो मेरा विचार है, आपको सहमत होने की जरूरत नहीं, आपकी तो अपने राय होंगे। बस हम विषय से हट नहीं जा रहे हैं। और ये भंगी, चमार, ऐसे लोगों के बारे में बताया है, इसलिए वे सोचते हैं कि यहाँ तो अछूत जाति के लोगों के बारे में ही कहानियां लिखते हैं। और मोहरिस कैसे दे दी करली थरली पिए था, ऐसा नहीं, वे तो बहुत जल्दी से बातें करते हैं। यानी ये भंगी लोगों के बारे में, यानी ह्यूमन हु इज डेडिकेटेड इन क्लीनिंग, ऐसा है उसका अर्थ। लेकिन मोहरिस वुमन है, फिर भी ये जाति के नाम पर लोगों को देखना, ये तो उन्हें अजीब लगा होगा। पता नहीं वहां जाति पात की समस्या नहीं होगी, मुझे मालूम नहीं। वैसे भी चमार है, वो चमार जाति के बदले उन्होंने कुर्तिडोर लिखा है। यानी वो तो ये टैनर है, ये लेथर टैनर, ये लेथर का काम करता है और उसे रंग भरता है। वही काम करने वाले को कहते हैं ये कुर्तिडोर। वही नाम दिया है चमार के लिए। शायद वहां चमार जैसे कोई जाति नहीं है, इसलिए उन्होंने इस जाति पर जोर देकर इसका अनुवाद किए हैं उन लोगों ने। और बस दो ही अनुवाद हुए हैं, यानी चंद्रभूषण चौबे एंड योगेंद्र स्वराज। इन दोनों ने मैक्सिकन में मैक्सिको प्रेमचंद की कहानियों का अनुवाद प्रकाशित किए हैं। और एल्वारो एंटोरिया ने स्पेन में रहकर और मेक्सिको में रहकर चंद्रभूषण चौबे और योगेंद्र स्वराज ने अनुवाद प्रकाशित किए हैं। लेकिन ये मूल रचना से निकटवर्ती अनुवाद है एल्वारो एंटोरियो का। उनका अनुवाद ही मूल रचना के साथ न्याय करते हैं। लेकिन ये चंद्रभूषण चौबे और योगेंद्र स्वराज, वे दोनों जाति पांति पर ज्यादा जोर नहीं देकर उसे बस ऐसे ही कहकर उनका अनुवाद किए हैं। बस ये दोनों ही प्राप्त है। पता नहीं मेक्सिको में बैठकर इन लोगों ने स्पेनिश में अनुवाद किए या किसी मेक्सिकन भाषा में, फिर भी ये स्पेनिश भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम उज़्बेक अनुवाद के ओर आते हैं, उज़्बेक अनुवाद की ओर आते हैं। वहां प्रेमचंद के बारे में जानकारी पहले से है। और एक बात बताना भूल गई मैं, स्पेनिश अनुवाद में भारत के अन्य रचनाओं का अनुवाद भी हुआ था। यानी ये पंचतंत्र का अनुवाद, बहुत पहले से ही पंचतंत्र का अनुवाद हुआ था। वे उज़्बेक ट्रांसलेशन यानी उज़्बेक की अनुवाद के बारे में बातें करते वक्त याद आई। यानी उज़्बेकी में भी पंचतंत्र का अनुवाद हुआ है खलील दिमना नाम से, और वही खलील दिमना नाम से स्पेनिश भाषा में भी अनुवाद हुआ है। यानी पंचतंत्र की कहानियों का बहुत प्रचार है विदेश में। और भारत के इस तरह कई प्रेम कहानियां, पंचतंत्र प्रेम कहानी नहीं, इसी तरह कई प्रेम कहानियां जैसे कि हीर रांझा या ऐसी कुछ कहानियां है ना, वो नहीं, इसी तरह की कहानियों का भी अनुवाद हुआ करता था। और ये उज़्बेक अनुवाद में यानी भारतीय साहित्य का अनुवाद तो 1913 से ही उज़्बेकिस्तान में शुरू हुआ था। 1913 में यानी रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुवाद हुआ था। यानी उज़्बेकी साहित्यकार गुलाम और की विचारधारा और प्रेमचंद की विचारधारा एक दूसरे से मिलती जुलती थी, और उन्होंने प्रेमचंद पर भारत के मशहूर साहित्यकार प्रेमचंद शीर्षक एक लेख लिखा। और रूसी में किए गए अनुवाद से ही उज़्बेक में पहले अनुवाद करते थे। प्रेमचंद का अनुवाद रूसी में होता था और वही रूसी अनुवाद पढ़कर उज़्बेक में भी अनुवाद होने लगा।
यानी पहले ये यूएसएसआर का अंग था। और तोलिपोव द्वारा निर्मला का अनुवाद भी हुआ था। वहां के एक मशहूर अनुवादक है तोलिपोव, उन्होंने निर्मला का भी अनुवाद किया था। और उज्बेकिस्तान के लोग प्रेमचंद से सबसे अधिक परिचित है, क्योंकि उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति की पहचान है, प्रेमचंद की रचनाएं। और उज्बेकिस्तान के लोग भारत से बहुत लगाव रखने वाले हैं, ये मैंने भी अनुभव किया है। भारत के लोगों से, भारत से उन्हें बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। मेरे ख्याल में बहुत कुछ मिलता जुलता भी है। हम जिस तरह हमारे संस्कृति में जिस प्रकार बुजुर्गों से आदर, बुजुर्गों के प्रति आदर और दूसरों के प्रति आदर का भाव, और सबसे हम सब लोगों को हम एक समान देखते हैं, वैसी सभी खूबियां, ये सब तो संस्कृति में है, ये सब खूबियां वहां भी है। वहां भी बुजुर्गों के प्रति बहुत श्रद्धालु है लोग, और बहुत बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। इसलिए वे प्रेमचंद से परिचित होना चाहते थे, यानी प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास द्वारा वे भारत की संस्कृति और रीति रिवाज, रूढ़ियां, परंपरा और राजनीति, सामाजिक अवस्था और सब कुछ जानना चाहते थे। और प्रेमचंद की रचनाएं तो उसकी पहचान है, भारतीय संस्कृति की पहचान है, लोक जीवन की पहचान है। इसलिए प्रेमचंद के अनुवाद द्वारा उन्हें भारतीय संस्कृति का परिचय मिलता है, और बहुत कुछ को वे अपनाते भी हैं, अपनाना चाहते भी हैं। और 1962 में हिंदी और उर्दू से सीधा अनुवाद होने लगा। पहले रूसी अनुवाद से अनुवाद करते थे, बाद में हिंदी और उर्दू से सीधा अनुवाद करने लगे। और गोदान को किस्मत नाम से और मोहम्मद जनद द्वारा अनुवाद हुआ था। गोदान का किस्मत नाम से मोहम्मद जनद द्वारा अनुवाद हुआ था। और गबन का नाजूत नाम से अनुवाद हुआ। कर्मभूमि का जंग मैदानी नाम से अनुवाद हुआ। सेवा सदन का फिदोई नाम से अनुवाद हुआ। और वरदान का सवागी इनोमी नाम से अनुवाद हुआ। निर्मला का फैजुल्ला के द्वारा अनुवाद हुआ है। अमीर फैजुल्ला एक उज़्बेकी अनुवादक है। उन्होंने करीब सारे उपन्यास और कहानियों का अनुवाद किए हैं। उन्होंने प्रेमचंद के करीब सारे उपन्यास और कहानियों का अनुवाद उज़्बेकी में किए हैं। और प्रेमचंद के उपन्यास भारत की धार्मिक संकल्पना की प्रतिकृति है, ऐसा मानते हैं। भारत के त्योहार, आचार विचार, संस्कार, अनुष्ठान, अन्य विशेषताएं, एक सबसे उज़्बेकी जनता इन अनुवादों द्वारा परिचित हो गए। और कभी कभी शब्द प्रतिशब्द अनुवाद भी सटीक है, और कई संकल्पनाओं को टिप्पणी द्वारा व्यक्त भी किए हैं। और जैसे यानी लड्डू, सिंदूर, मांग में सिंदूर भरना और सिंदूरी रंग, और आदर सूचक कई शब्द। उदाहरण के लिए जी, हम नाम के साथ जी जोड़ते हैं। और कुछ आदर के साथ पति को भी हम आदर सूचक शब्द से बुलाते हैं। और इस तरह के शब्द से ये उज़्बेकी जनता परिचित नहीं है। उन्हें इन सब से परिचित कराने के लिए टिप्पणी द्वारा कोशिशें की है। ये लड्डू क्या है, ये सिंदूर क्या है, कब इसका इस्तेमाल होता है, और ये आदर सूचक शब्द क्यों जोड़ते हैं, इन सबका पाद टिप्पणी में या
उसका टिप्पणी हुआ है, टिप्पणी में व्यक्त किया है। और एक कहारिन शब्द, एक कहारिन शब्द से वे लोग परिचित नहीं है। ये तो जो पानी लाते हैं, एक कहार, जाति के लोग पानी लाते हैं या पालकी उठाते हैं, उन्हें कहते हैं। और पुरुष को कहार और स्त्री को कहारिन कहते हैं, लेकिन ये सब उन्हें मालूम नहीं है। इन्हें तो दफ्तर साफ करने वाली के तौर पर ही अनुवाद में लाया गया है एक कहारिन को। इसी तरह और कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। यानी प्रेमचंद पर ही सबसे ज्यादा अनुवाद आजकल हो रहे हैं। और एक है, यानी वरदान के कुछ वाक्यांश लेते हैं। मंडप के तले डोमिनिया और गवाहिरिन सोहर और सोहा गालाप रही थी। गुलबिया नाइन और जमुना कहारिन दोनों चटकीली साड़ियां पहने, मांग सिंदूर से फरवाए, गिल्ट के कड़े पहने छमछम करती फिरती थी। ये तो प्रेमचंद की रचना में है। और ये सब तो भारतीय जनजीवन का परिचायक है ये सब। क्योंकि त्योहार के अवसर पर या शादी के अवसर पर लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं और हाथ में कंगन पहनते हैं और मांग सिंदूर से भरवाते हैं। जो शादीशुदा है मांग सिंदूर से भरते हैं और चमकीली साड़ियां पहनती है त्योहार के अवसर पर या शादी के अवसर पर। लेकिन ये डोमिनिया और एक कहारी, ये तो अनुवाद करने के लिए अड़चन पैदा कर देते हैं। इसके लिए शब्दकोश की सहारा लेते हैं। एक डोमिनिया शब्द का उस वक्त में कई शब्दों के मेल से अनुवाद किया है। यानी डोमिनी कैसे है, गीत गाते हुए नाचने वाले और गाने वाले हैं। गीत गाते हुए नाचते हैं और कोई गाने वाले भी है ये डोमिनिया। और एक अनवा और एक शब्द है, उसके समानार्थी शब्द है कि मुसलमान गीत यानी मुसलमान लोग गीत गाने वालों और नाचने वालों में भी होती है, वही है ए डोमिनी, यानी मुसलमान स्त्री। और भी है, यानी अंग्रेजी शब्दकोश में बताया गया है हिंदुओं के बीच होने वाली एक जाति। अंग्रेजी शब्दकोश में ऐसा है, हिंदुओं के बीच होने वाली एक जाति यानी मेहतर या फंगी, ऐसी जाति है डोमिनी। लेकिन वे लोग, ये डोमिनी का पहला अर्थ, कई अर्थ है, इसलिए पहला अर्थ को लेकर कुछ लोग अनुवाद करते हैं कि मुसलमान लोग जो गीत गाते हैं और नाचते हैं, या कि सिर्फ गीत गाने वाली और नाचने वाली है। लेकिन ये तो कुछ खास जाति का नाम है। और इस तरह के कई दिक्कतें होती है। और ये मुसलमान भी डोम जाति का होता है, उसके कई है। और इसी तरह कहारिन का भी मतलब है ये पानी, जो औरत पानी लाती है या पालकी उठाती है, वह भी एक जाति के लोगों का काम है और वह भी एक जाति के लोग करते हैं। ये तो भारत में ही संभव होता है इस तरह की बातें। और इसलिए स्पेनिश अनुवाद में जाति पर बल देकर उन्होंने अनुवाद किए हैं। ये भी सोचने की बात है, जब एक रचना विदेशी लोग अनुवाद करने के लिए लेते हैं और उसका अनुवाद करते हैं, तभी आकर हमें भी पता चलता है कि हमारे देश में दूर करने लायक क्या क्या चीजें हैं। हमारे जीवन से, हमारी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए कई बातें हैं। उसे निकालने का समय गुजर चुका है, उसे निकालना चाहिए। क्योंकि जिन घटनाओं से बाहर के यानी विदेशी लोग परिचित नहीं है, यही तो उनकी खूबियां हैं जो हमारी मजबूरी बनकर हमारे यहाँ आज भी मौजूद है। इस पर भी हमें सोचना चाहिए। जब हमारी रचनाएं बाहर में
यानी भारत के बाहर कई लोग अनुवाद करके पढ़ते हैं, तब ये तो एक गर्व की बात है। फिर भी उसके साथ ये भी सोचना चाहिए कि इसमें क्या क्या बुराइयां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, अन्याय है, लोगों के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है, ये भी सोचने की बात है। और ये स्लमडॉग मिलियनर को भी लीजिए, ये भारत का एक सिक्के का और एक पहलू है, ये भी सच्चाई है। इसे भी हम बाहर के लोग जब देखते हैं, विदेशी लोग जब देखते हैं, तभी हमें भी पता चलता है हम किस प्रकार है, हमारे यहाँ भी क्या क्या होते हैं। और इस तरह ये उज़्बेकी अनुवाद के साथ ये विदेश में जो अनुवाद है ये समाप्त होता है। और प्रेमचंद के इसमें कई प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं जब जर्मन में, लेकिन ये जर्मन के शब्द ये सब तो बहुत मुश्किल है। और ये रूसी अनुवाद में तो ये रूसी में ही लिखता है और उसे हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए हमें भी समझने में दिक्कत है। वे लोग किस प्रकार इन सब से गुजरे हुए हैं और कई यातनाएं झेल कर, बहुत कोशिश करके, बहुत मेहनत करके ये सब अनुवाद किए हैं। और ये भी सराहनीय बात है, क्योंकि भारत के भारत में बहुत मशहूर साहित्यकार है, और प्रेमचंद जैसा और कोई आज तक नहीं हुआ है जैसा मैं सोचती हूँ। और उनका अनुवाद, वे इस दुनिया में मशहूर हो गए अनुवाद के द्वारा। उनका अनुवाद विदेशी राष्ट्रों में कई लोगों ने किए हैं और अब भी करने की कोशिश में है, यह जानकर हमें बहुत खुशी होती है। और ये सब कहते वक्त मुझे आप सबके प्रति आभार प्रकट करना है, और उसके साथ मेरे एक खास दोस्त का भी आभार प्रकट करना है, क्योंकि मैं ये नेट सर्च करके थक गई थी। ये सब नेट में कहीं कुछ तो नहीं उपलब्ध है, और मैं जब परेशान होती रही, और मैंने प्रेमचंद के अनुवाद पर हुए एक सेमिनार में भाग ली थी, और उस वक्त मेरे साथ विदेश के कई लोग वहां मौजूद थे। उसमें दो मेरे करीब, दिल के करीब हो गए। हम एक ही कमरे में रहते थे। एक तो रश्मि रामधुनी जी है, वे भी हिंदी में ही काम करती है, मॉरिशस की है। और दूसरी नीलोफर है जो उज्बेकिस्तान की है, वो भी हिंदी प्राध्यापिका है वहां, और हिंदी में पीएचडी भी प्राप्त है। और मैंने नीलोफर से कहा, कोई किताब है तुम्हारे पास ये जर्मन और स्पेनिश या रूसी अनुवाद के लिए? रूस में भी मुझे मित्र है, फिर भी मैंने उनसे ही पूछा, और उन्होंने कहा हाँ मेरे पास है, मैं भेज दूंगी तुरंत। वो तो शुक्र है ये इंटरनेट और आज के टेक्नोलॉजी का, तुरंत मेरे सामने आ गई। और उसके प्रति, नीलोफर के प्रति मैं अपना आभार खास तौर पर प्रकट कर